So these are the two questions, which is going to use your previous knowledge, let's say. So question is, the binding energy of electron in the ground state of helium atom is equals to 24.6 electron volt. The energy required to remove both the electrons from helium atom will be. बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या है? बाइंडिंग एनर्जी का मतलब ये एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एनी लेट्स से इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी स्टेट टू n equals to infinite. It is given as 24.6 electron volt. ठीक है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी चाहिए 24.6. दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम बोर मॉडल लगा सकते हैं. कैन बी अप्लाई. अब एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या बन गया? हीलियम आयन. एंड एट हीलियम आयन वी कैन अप्लाई बोर मॉडल, राइट? हीलियम एटम पे नहीं लगा सकते हैं. व्हाट इज गोइंग टू बी आंसर? $79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. व्हाट इज गोइंग टू बी आंसर? 79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. कैसे आया ये? लेट्स अंडरस्टैंड. तो ये मान लो कि ये हीलियम एटम है, इमेजिन, और इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ये कह रहे हैं पहले वाले इलेक्ट्रॉन को, और ये लेट्स से दिस इज n इक्वल्स टू इनफाइनाइट, से बाहर निकल जाए, राइट? पहले इलेक्ट्रॉन को इधर डालने के लिए दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड इज 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब क्या बचा? हीलियम इज कन्वर्टेड इनटू हीलियम आयन. एक इलेक्ट्रॉन निकल गया. अब हीलियम आयन से जब इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, n इक्वल्स टू इनफाइनाइट में भेजना होगा, तब फिर कितनी एनर्जी चाहिए होगी? So we know that the ionization energy of helium ion is nothing but 13.6 Z square. तो 13.6 Z square, Z की वैल्यू 2 डाल देंगे तो उससे आ जाएगा 54.4 इलेक्ट्रॉन. और यहाँ दे रखा है ऑलरेडी 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये बन गया हीलियम 2 प्लस आयन. Total energy is going to be used over here is nothing but this plus this. तो total energy कितनी हो गई? 24.6 plus 54.4 is nothing but 79 इलेक्ट्रॉन. समझ में आया? ठीक है. Now in this question, second question, we are having multiple correct. ठीक है. What is the question? Question is first excitation potential of hydrogen like, है ना, sample is 24 volt. ये दे रखा हुआ है 24 volt रखा है, right? They are asking कि क्या होगा, है ना. इसमें एक से ज्यादा आंसर है. आयनाइजेशन एनर्जी 36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकती है. आयनाइजेशन एनर्जी 32 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकती है. बाइंडिंग एनर्जी ऑफ थर्ड एक्साइटेड स्टेट 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकती है, या फिर सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ सैंपल कुड बी 32 into 8/9 हो सकता है. ठीक है, तो ये बताओ. तो मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूँ.
क्वेश्चन में मल्टीपल करेक्ट है। ओके भाई, केवल एक या दो लोगों के आंसर आए हैं। तो फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल का मतलब क्या है? n इक्वल्स टू 1 से n इक्वल्स टू 2 में ले जाने की एनर्जी, राइट? सो excitation energy is going to be 24 electron volt, potential is 24 volt, है ना? तो कितनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, करेक्ट अनन्या, योर आंसर इज करेक्ट। ठीक है, तो लेट्स से अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। तो लेट्स से एक यहाँ पे कोई एटम है जिसमें n इक्वल्स टू 1 से लेके n इक्वल्स टू 2 तक ले जाने में एनर्जी जो है वो है 24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, so what we are going to write now in this case scenario we cannot apply 13.6, क्योंकि 13.6 लिखेंगे तो कहीं पे भी 13.6 लिखेंगे तो हमने जो एनर्जी का डिफरेंस पढ़ा था वो पढ़ा था 1.2 z स्क्वायर, राइट? You cannot get any z value। तो z क्या होगा? ये कोई इंटीजर तो आएगा नहीं, राइट? That means what they are saying is ये 13.6 नहीं है ना, इसके 13.6 के हिसाब से नहीं है। So what we are going to write, we will write, let's say यहाँ पे जो E1 है, that is energy is E naught z square by n square।
है ना, ये n स्क्वायर की वैल्यू 1 हो गई, ये एनर्जी ई नॉट ले लिया 13.6 को रिप्रेजेंटेशन ले लिया ई नॉट, E2 कितना हो जाएगा, है ना, दैट इज ई नॉट जेड स्क्वायर बाई n स्क्वायर, सो 4. व्हाट इज द डिफरेंस इज गोइंग टू बी, डिफरेंस क्या होगा इनके बीच का, द डिफरेंस इज गोइंग टू बी E1 minus E2, that is 3 by 4 E naught Z square, ठीक है, and that is given as 24. That is given as 24. Now, what is going to be E naught Z square? E naught Z square will be 24 into 4 divided by 3, which is going to be 32 electron volt. ये 32 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी, है ना, आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो गया आपका, आयनाइजेशन एनर्जी इज नथिंग बट जो भी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है ना, 1 से लेके 0 तक लेके जाते तो वही होता है ना, आयनाइजेशन एनर्जी इज नथिंग बट 32 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, क्वेश्चन में ये बात समझ में आई, हाइपोथेटिकल दे रखा है ना, हाइपोथेटिकल एटम है तो उन्होंने वैल्यू बस चेंज कर दी, वो 10.2 के हिसाब से नहीं है, राइट, व्हाट यू हैव टू डू, यू डोंट नो, यू कैन नॉट पुट 13.6 ओवर हियर, ठीक है, अगर 13.6 करोगे तो फिर z की वैल्यू आपको कुछ फ्रैक्शन में आने लग जाएगी, है ना, यहाँ पे क्या करेंगे, ई नॉट जेड स्क्वायर से करेंगे, ई नॉट जेड स्क्वायर, ई नॉट जेड स्क्वायर बाई 4, राइट, यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी आ गई आपकी 13.32 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब जैसे ये 32 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई तो ये हो गया 32 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कितना हो गया 32 by 4, so that is 8 electron volt, कितना हो गया n equals to 3, n equals to 3 is going to be ये आपका 32 by 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये n equals to 4 कितना हो गया, लेट्स से 32 by 16, that is 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन ऑप्शंस हैं वो देख लेते हैं, एक ऑप्शन ये पूछा है बॉन्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ थर्ड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, n equals to 4, थर्ड एक्साइटेड स्टेट n equals to 4 की बाइंडिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, है ना, सब वैल्यू माइनस में आएंगी, सॉरी, राइट, सो माइनस माइनस एंड दिस इज माइनस, बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल, सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल का मतलब क्या है, n equals to 1 से n equals to 3 तक पहुंचना है, इनकी एनर्जी का डिफरेंस ले लेते हैं, तो इनकी एनर्जी का डिफरेंस कितना हो जाएगा, -32 by 9 माइनस माइनस 32, दिस इज गोइंग टू बी प्लस, तो 32 ले लेंगे आगे, 1 minus 1 by 9, which is nothing but 32 8 by 9, तो ये तो आ जाएगी आपकी एक्साइटेशन एनर्जी, और यू कैन राइट एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो यशवर्धन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू बेटा, यश, वेदर यू विल टेक E2 minus E1 और E1 minus E2, मैं जो डिफरेंस एनर्जी का मिलेगा वो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है, तो ऐसे भी याद रख सकते हो, यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू हमने निगेटिव मान रखी है, जो भी वैल्यू आएगी वो निगेटिव हो जाएगी, है ना, जैसे -13.6 को हमने ई नॉट मान लिया, राइट, काइंड ऑफ, अब ये हमें कैसे पता चला, हम यहाँ 13.6 नहीं लिख सकते, मैंने पहले ही बताया, अगर मैं यहाँ 10.2 Z स्क्वायर लिखता, है ना, यहाँ पे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ये डिफरेंस कितना था 10.2 Z स्क्वायर, ये मैं बता चुका हूँ पहले, 10.2 Z स्क्वायर से ये वैल्यू 24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर लिखते तो आपको ये वैल्यू Z की वैल्यू इंटीजर तो आती नहीं, है ना, तो 24 डिवाइड बाय 10.2, राइट, तो दिस इज 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू आती है यहाँ से, तो दैट्स व्हाई यू गॉट दिस आइडिया कि यहाँ पे, है ना, 13.6 से काम नहीं चलेगा, वैसे भी हाइपोथेटिकल एटम है, हाइड्रोजन लाइक एटम तो है नहीं, ठीक है, हाइपोथेटिकल मतलब, हाँ मतलब हाइड्रोजन या एक्चुअल एटम तो नहीं दिया उन्होंने, हाइपोथेटिकल एटम दिया है, कोई भी एनर्जी हो सकती है उसमें, इस तरह से। हाइड्रोजन लाइक का मतलब क्या है, हाइड्रोजन लाइक का मतलब बोर मॉडल लगाएंगे यहाँ पे, हाइड्रोजन लाइक, हाइपोथेटिकल का मतलब क्या है, इमेजिनरी है, वी आर नॉट सेइंग हाइड्रोजन और हीलियम प्लस आयन लाइक दैट, नाउ ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3, बट इसमें किसी को कोई डाउट,
तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, राइट। उससे पहले एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। इसमें मल्टीपल करेक्ट है। ये तीन ऑप्शन ही है, फोर्थ ऑप्शन अभी पढ़ाया नहीं है। ठीक है, इस पे तीन में बताना है आपको आंसर। Now let's think about what is this question is saying. The hydrogen like sample है, has let's say species है, that has ground state binding energy is 122.4 electron. Ground state binding energy is called as ionization energy.
दैट इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी। और ये आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13.6 Z square, that is 122.4 electron. So we can solve what is Z square. Z square is nothing but 9 will come, so Z is equals to 3. So its atomic number is 3. This part is correct. Yeah. अब जैसे 122.4 मिल गया, right? Z is equals to 3 मिल गया. Can we write the energy diagram? So we can write, yes, energy diagram. So this is minus 122.4 electron volt. Then we are going to say this is going to be minus 122.4 divided by, let's say, going to be 4. तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? So this is going to be 3 and then it is 30.6. Now what is this difference? ये difference कितना हो जाएगा? This difference is nothing but 91.8 electron volt. ऐसे 10.2 Z square से Z square की वैल्यू 9 डाल दी तो 91.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। ठीक है, ऐसे लेट्स से n equals to 3 के लिए तो यह जाएगा 122 by 10.4 divided by 9, this is nothing but minus 13.6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये सब वैल्यू आ गई। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फोटोन ऑफ 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड एक्साइटेड टू हायर स्टेट। तो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको एक हायर स्टेट में एक्साइट कर सकता है? आंसर है नहीं, है ना। हु इज गोइंग टू एक्साइटेड? ओनली 91.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोटोन जो है ना वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब होता है, राइट। फोटोन इज नॉट हैविंग एनी मास एंड ओनली इज द एनर्जी। सो 100 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर आप फोटोन डालोगे तो आपको देखना पड़ेगा कि 100 वोल्ट पे कोई स्टेशनरी स्टेट है, स्टेबल स्टेट है, नहीं है। That's why it is not going to excite. ठीक है, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सी वाला। An electron of 8.2 electron volt and a photon of 91.8 electron volt are emitted when 100 electron volt electron interact with it. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन जब 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इलेक्ट्रॉन जिससे टकराएगा, इलेक्ट्रॉन से, फोटोन दो, फोटोन में कोई मास नहीं है, पूरी एनर्जी है। तो व्हाट विल हैपन दैट इफ इट इज गोइंग टू एब्जॉर्ब द फोटोन, ये पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है इट इज अ पॉसिबिलिटी कि जो कोलिजन है वो आपका पूरी एनर्जी ट्रांसफर ना करे, है ना। इन इलास्टिक कोलिजन मतलब एनर्जी पूरी ट्रांसफर हो जाए। तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि ये केवल और केवल अपने मतलब भर की एनर्जी ले ले। मतलब भर की एनर्जी लेगा, ये पहले 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आया, 91 पॉइंट ले गया, बचा कितना मान लो ये ऐसे इधर चला गया, कोलाइड हो गया, 91.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसने ट्रांसफर कर दी, तो रह कितनी गई 8.2 इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए, यहाँ पहुंच गया, फिर क्या करेगा, ये वापस आएगा तो क्या फिर से फोटोन छोड़ेगा, है ना। एक्साइट होके वापस आएगा तो ये फोटोन कितने का छोड़ेगा 91.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या क्या एमिट हुआ, जो इलेक्ट्रॉन जिससे टकराया वो 8.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बाहर निकला, और एक फोटोन ये एक्साइट होके वापस पहुंचा तो फोटोन पहुंचा 91.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बात समझ में आई। फोटोन अगर टकरा रहा है तो पूरी एनर्जी देगा, इलेक्ट्रॉन अगर टकरा रहा है इलेक्ट्रॉन से ही, वहां पे क्या हो सकता है, पार्शियल एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है। सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस। तो इसमें आंसर सी भी सही है। फिर है, a photon of 80 electron volt cannot excited to higher states। obviously बात है 91.8 से जितनी वैल्यू नीचे हैं वो कोई भी एक्साइट नहीं कर सकती। so this is also correct। ठीक है भाई, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अभी भाई जिसको डाउट है वो पूछ लो, फोर्थ क्वेश्चन ये करो। सर एक बार आप बी वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हो? बी वाला पॉइंट मतलब फोटोन जो हमने दिया है ना। हाँ सर। तो मैंने ये बताया था,
मैंने लास्ट क्लास में और उससे एब्जॉर्प्शन पे पहले मैंने बताया था कि भाई ऐसा है, इमेजिन करो कि 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे एक स्टेट और है। ठीक है, एक मिनट अपना माइक म्यूट कर लो बेटा। इमेजिन करो कि 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के डिफरेंस पे एक और लेट्स से एनर्जी स्टेट है। हम यहाँ से कह रहे हैं ना ये 122, यहाँ पे इनकी इन दो स्टेट्स के बीच में बहुत सारी अनस्टेबल स्टेट्स हैं। सिमिलरली इन दो स्टेट्स के बीच में बहुत सारी अनस्टेबल स्टेट्स हैं। 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के डिफरेंस के बाद ये जो एनर्जी स्टेट बनेगी इसकी एनर्जी कितनी होगी, 100 जोड़ देंगे तो ये -22.4। इस पे जो भी स्टेट होगी वो क्या होगी, उसकी एनर्जी क्या होगी, -22.4 होगी। और वो स्टेट खुद में क्या होगी, अनस्टेबल, क्योंकि वहां पे एंगुलर मोमेंटम क्या है, h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जाएगा, अनस्टेबल स्टेट में नहीं जाएगा। दैट्स व्हाई फोटोन ऑफ 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैन नॉट एक्साइट द इलेक्ट्रॉन। में आ गया आंसर? यस। Sir, can you explain the third point again? थर्ड पॉइंट में क्या है, थर्ड पॉइंट में इलेक्ट्रॉन खुद में पार्टिकल है। अभी क्या था, अभी फोटोन एब्जॉर्ब हुआ तो फोटोन खत्म हो गया एक तरह से, अपनी एनर्जी दे दी, एनर्जी पूरे ट्रांसफर हो गई, राइट, सारी की सारी एनर्जी ट्रांसफर हो गई। अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है, इलेक्ट्रॉन तो खत्म नहीं हो जाएगा ना दूसरे इलेक्ट्रॉन से खत्म टकरा के। वी आर सेइंग कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो अपने मतलब भर का इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा और बाकी एनर्जी नहीं लेगा। 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का इलेक्ट्रॉन आ रहा था, सारी एनर्जी ट्रांसफर नहीं हुई, 91.80 ट्रांसफर हुई, 8.2 रह जाएगी। दिस इज अ पॉसिबिलिटी, ऐसा हो सकता है, इसीलिए ये ऑप्शन सही है। ठीक है, Okay, sir. Thank you. बोलो भाई अथर, अथर। यस सर। सर ये जो डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट है सर, मेरा 92.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आ रहा है सर। 8.2 into 9 करो, सर कैन यू रिपीट? 8.2 into 9 करो। Sir, हाँ, in first question, why didn't you take -13.6? आप -13.6 ले लो। ठीक Sir, है, but then it आ should गया it क्वेश्चन। will come -54.4, right? आयनाइजेशन एनर्जी तो क्या होती है, जो टोटल एनर्जी होता है उसका नेगेटिव होती है ना। Okay, okay. Sorry, sir, I forgot. -13 पॉइंट, अगर वहां पे आप मान लो माइनस में लिखते हैं सारी वैल्यू, आपको तो आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है, आपको ग्राउंड स्टेट की एनर्जी थोड़ी ना निकालनी है। Yes, sir. Okay. ठीक है भाई, इसमें क्या करेंगे अब देखो ये क्वेश्चन। अगर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फोर्थ स्टेट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ फोर्थ से अगर इनफाइनाइट तक लेके जाएंगे तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। व्हाट इज दैट एनर्जी डिफरेंस, कितना हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी, राइट, तो ये हो जाएगा आपका लेट्स से ये है -13.6 जेड स्क्वायर, ये कितना है -13.6, तो -3.4 जेड स्क्वायर, ये कितना है -1.51 जेड स्क्वायर, ये कितना है -0.85 जेड स्क्वायर, विच इज 13.6। ठीक है, और you can remember like this is also nothing but -13.6 z square by 16 is nothing but 13.6। आपको क्या पता चल गया, z की वैल्यू, z square is nothing but 16, तो z की वैल्यू आपको 4 पता चल गई। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको ये पता चला कि ये कौन सा लेट्स से सैंपल है, ये बेरिलियम 3+ आयन होगा। ये z की वैल्यू 4 आ गई। दे आर सेइंग कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब हो गया n = 3।
now you can write minus 13.6 into 16 हो गया आपका minus 13.6 into 16 by 4 minus 13.6 into 16 by 9. So electron is over here. तो सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू 1.51 है, 16 into 1.51 कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, ये आपका 16 into 5 81 8 16, तो ये आ जाएगा 24 minus 2416 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, राइट. क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, क्या है, 25 electron volt photon can set free electron from second excited state to this sample. Yes, है ना. अब तो 24.6 के बाद क्या मिलेगा, है ना, कहाँ गया, 24.6 से लेके इक्वल टू इनफाइनाइट तक, मतलब अगर इसको 24.16 से ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो ये क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा. इतनी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है. अगर मैं 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दूंगा, ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा. अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये समझ में आ रहा है क्यों होगी 0.84. 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 24.16 तो चली गई निकलने में, बाकी जो बची हुई होगी वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, क्वेश्चन पे ये बात सही है. Three different type of photon will be observed if electron make transition up to ground state from second excited state. इस पे हम थोड़ा अभी आएंगे, तो छोड़ देते हैं, समझाएंगे. And if 23 electron volt photon is used, the kinetic energy of ejected electron is 1 electron volt. नहीं, 23 electron volt पे, है ना, right, we cannot say 23 electron volt पे, है ना, बाहर निकल जाएगा, ये बाहर निकलेगा ही नहीं, राइट. 24.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए मिनिमम. ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है सबको, इसको 24.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए. 23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे हो सकता है, देखो जब हम हायर लेवल पे जाते हैं ना, तो एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम होता जाता है, राइट. यहाँ जैसे आसानी से पता चल रहा है कि यहाँ पे कौन से एक्साइट हो सकता है या नहीं, लेकिन यहाँ पे हम नहीं कह सकते. 23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे एनर्जी होगी -1.16. आपको देखना पड़ेगा -1.16 इज करस्पॉन्डिंग टू सम z वैल्यू और नॉट, है ना, आपको सॉल्व करना पड़ेगा. बट एनीवे क्वेश्चन इज सेइंग कि भैया ये इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर काइनेटिक एनर्जी होगी, तो वैसे ही वो गलत है. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई. अब ये बी ऑप्शन बी चलते हैं, अभी मैं सारी चीजें हटा देता हूँ. ठीक है, यहाँ से चलते हैं आज. आज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस कि ये कितने नंबर ऑफ फोटोन जो है वो इमिट होते हैं, राइट. ठीक है, तो यस, क्या कह रहे थे. तो मैं बात करता हूँ फोटोन की, कितने फोटॉन्स निकलेंगे. तो यहाँ पे कहाँ पे था इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वाज इन n = 3. कहाँ पे है इलेक्ट्रॉन अभी, n = 1 में जाना है ग्राउंड स्टेट. मैंने आपको पहले ही बताया था, when emission is happening there are two choices. एक सैंपल है, एक सैंपल में बहुत सारे एटम होंगे, राइट, है ना. तो सारे एटम्स में कुछ एटम्स में ऐसा हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली जंप करके यहाँ पहुंच जाए. ये एक फोटोन दे दें, इसकी एनर्जी कितनी होगी, तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, अगर हम ये डिफरेंस याद हो तो दिस इज नथिंग बट 12.09 z² के हिसाब से. यहाँ पे z की वैल्यू 4 थी, तो वी कैन राइट. ठीक है, इतनी एनर्जी का हमें फोटोन मिल जाएगा. एक पॉसिबिलिटी ये है. दूसरी पॉसिबिलिटी साइमल्टेनियसली ये भी है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, कुछ सैंपल्स में, मतलब कुछ एटम्स में, सैंपल में तो बहुत सारे एटम है, मान लो 100 एटम है, हो सकता है 20 में ये हो गया और 80 में ये वाली पॉसिबिलिटी हुई. तो ये पॉसिबिलिटी भी है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करे, एक फोटोन छोड़े. इस फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, 1.89 z².
फिर क्या करें, यहाँ से यहाँ जंप करें, इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी 10.2 z²। समझ में आ रही है बात? टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने मिल सकते हैं, कितने डिफरेंट टाइप के फोटॉन मिल सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट फोटॉन्स कैन बी photons will be 3। कौन सी एनर्जी के मिलेंगे 1.89, 10.2 एंड 12.09। अगर एनर्जी अलग अलग है तो लैम्डा भी अलग अलग होगा, मतलब 3 अलग अलग फोटोन मिलेंगे, राइट है ना। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फोटोन कितने हैं, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, अब क्या है कि ये जो स्ट्रक्चर, ये जो ड्राइंग है, ये हम अगर छोटे एनर्जी डिफरेंसेस हैं, है ना, तो हम आसानी से बना सकते हैं। जैसे अगर किसी ने बोला बताओ अगर 5 से 1 में आ रहा है, 5 से 1 में आ रहा है, लेट्स से अनदर एग्जांपल, हेडिंग इज नंबर ऑफ डिफरेंट फोटोन, different type of photons emitted during, है ना, emission spectrum। हम स्पेक्ट्रम पे भी आएंगे थोड़ी देर में, लेकिन पहले ये पढ़ लेते हैं टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ photons emitted during emission spectrum। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ का मतलब क्या है, डिफरेंट एनर्जी, राइट। तो अगर मान लो किसी ने बोला n इक्वल्स टू 5 से इलेक्ट्रॉन जो है ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, नाउ टेल मी हाउ मेनी नंबर ऑफ फोटॉन्स आर गोइंग टू emit, है ना, सबको खुद से ट्राई करना है, ट्राई एंड मेक योर बाय योरसेल्फ, लेट्स सी। पासवर्ड बनाते हैं, n इक्वल टू 4 हो गया, n इक्वल टू 3 एंड n इक्वल टू, अच्छा मैं एक पोल ले रहा हूँ, ठीक है, कितने लोगों को लग रहा है मैं फास्ट जा रहा हूँ, यस, उनको लग रहा है कि हाँ ये ठीक है, स्पीड इज नाइस, से नो, सिंपल, सब लोगों को वोट करना है। कह रहे हैं मैं फास्ट जा रहा हूँ, यस, कह रहे हैं स्पीड ठीक है, जल्दी वोट करो फास्ट। लगभग लोगों ने कर दिया वोट, तो 64% आर सेइंग कि स्पीड ठीक है एंड 36 आर सेइंग कि स्पीड थोड़ी ज्यादा है, बट ओके एनीवे। तो काफी लोग हैं 36 आर सेइंग कि इनका स्पीड थोड़ा ज्यादा लग रहा है। तो अगेन आई एम सेइंग कि जब आपको लगे कि आपको नहीं समझ में आ रहा है आस्क, ठीक है, कहीं कहीं पे अब ये जो क्वेश्चन
दिया है, ये सबको सॉल्व करना है, खुद तो बनाओ और ड्रॉ करो, देखो कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स अलग अलग आते हैं। समझ में आ रहा है, पहले ही बताओ सबको है, ये भी ले लेते चलो। कितने लोगों को ये केमिस्ट्री समझ में आ रही है, ये तब से हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो आई एम जस्ट रीलॉन्चिंग। इनको केमिस्ट्री समझ में आ रही है ना? यस, इनको नहीं आ रही है नो। We are enjoying chemistry, very good. Kind of physics right now, okay, good. Can you repeat concept again of different type of photon? तो मैंने ही बोला ये there is a possibility. You have to think about the possibility. Electron कितने time से directly आ सकता है और कितनी बार break कर करके आ सकता है. So you have to do this. Achintya, wait, I'll tell you the answer. Okay. Again, जिन लोगों को भी कुछ 12-13% लोग हैं जिनको नहीं आ रहा है समझ में, बाकी mainly people are able to understand. So I'm ending this poll. जो 10-12% लोग हैं ना जिनको नहीं समझ में आ रहा है, if you will not interact, it is very difficult for me to like say reach you. Until unless तुम्हें मेरी शकल पसंद नहीं है तो बात अलग है. Until unless, है ना, if you really wants to understand, ask सर क्या और मतलब समझा सकते हो आप, ठीक है, तो बात समझ में आती है ना. So yes, I am having network issue. Can explain what you were explaining earlier. So I was just saying कि कितने लोगों को केमिस्ट्री समझ में आ रही है, कितनों को नहीं आ रही, काइंड ऑफ, क्योंकि जब तक केमिस्ट्री लोगों को वैसे ही केमिस्ट्री डिफिकल्ट लगती है ना, many people are. तो माय टास्क इज कि मैं उसको लॉजिकली एक्सप्लेन कर सकूं आपको और आसान बना सकूं. दिस इज माय टास्क. And if you are able to understand, I'm very happy. If you are not able to understand, I would always say कि ask, है ना. तो मुझे नहीं पता यार आपका बेस क्या है, आपको कितना आता है. कई बच्चों को तो ये भी नहीं पता होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है, वो डर जाते हैं. सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है. तो जिन बच्चों की केमिस्ट्री इतनी वीक है उनके लिए जरूरी है कि वो इंटरेक्ट करें. छुपे रहोगे, हाइड करोगे अपने आप को तो क्या होगा, हम भी हाइड, हम मतलब इग्नोर कर देंगे, हमें क्या पता चलेगा, राइट. वेरी डिफिकल्ट टू सुपरवाइज ईच एंड एवरी स्टूडेंट. भाई आपने कैसा किया, क्या क्या प्रॉब्लम आई, राइट. आस्क, जितना ज्यादा आप पूछोगे उतना उतना अच्छा रहेगा, ठीक है. ठीक है ना. अब देखो ये डाउट है. हाँ बोलो भाई राजदीप, क्या डाउट है. Hello, sir. There was a 15-minute power cut at my home. Did I No. miss something? कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम. तुमने कुछ मिस नहीं किया है. जो भी थोड़ा बहुत मिस किया है वो ये है कि हमने 1-2 पोल लिए हैं, बस उतना ही मिस किया. बाकी सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ फिर दोबारा बता रहे हैं. नंबर ऑफ थोड़ी सी डिफिकल्टी है सर. वो पहले वाले जो सम्स थे ना, वो फोटोन वाले, लैम्बडा वाले, वो आते हैं, पर लेकिन अभी ये जो फॉर्मूला एप्लीकेशन है ना, मतलब अभी एनर्जी निकालने को बोलो, आई मीन एकदम ये लगता है थोड़ा डिफिकल्ट लगता तो है. मैंने बोला था उसका एनर्जी चार्ट याद कर लो आप लोग, वो एनर्जी नहीं सर, डिफरेंस. हाँ वो डिफरेंस, एक्साइटेशन एनर्जी एकदम ये बोलते हैं ना, वो एकदम समझ, एकदम टाइम लगता है रिकॉग्नाइज करने को कि ऐसे हाँ हो हाँ रहा मेरे को पता है, मैंने इसको इसीलिए 2 बार एक्सप्लेन किया है, याद है. एक बार समरी लिखाई थी पूरी, है. यस. है ना. क्यों लिखाई मुझे पता नहीं है कि उसमें दिक्कत है, लेकिन वो रिवाइज करना पड़ेगा. मतलब इसका ऐसा थोड़ी ना है कि हम चेंज कर दूंगा मैं, हाँ एक्साइटेशन एनर्जी की जगह कोई फनी टर्म राजू लिख दूंगा, ऐसा थोड़ी ना होगा. वो याद ही रखने पड़ेंगे. एंड यू हैव टू सी द अंडरस्टैंड द डिफरेंस कि ये एक्साइटेशन है और ये बाइंडिंग है. हाँ. तो इसमें क्या दिक्कत कहाँ है, दिक्कत ये है कि वो 3 टाइप की एनर्जी है, उनको आपको ध्यान रखना है कि कौन सी एनर्जी क्या है. आयनाइजेशन क्या है, n equals to 1 से इनफाइनाइट भेजने के लिए, n equals to 1 ना, ग्राउंड ग्राउंड स्टेट. से इनफाइनाइट भेजने के लिए. हाँ
बाइंडिंग क्या है, किसी भी स्टेट से इनफाइनाइट भेजने के लिए। यस एक्साइटेशन क्या है, और इक्वल्स टू एनर्जी 1 से डिफरेंस, किसी भी स्टेट में भेजने के लिए। हाँ एनर्जी डिफरेंस मतलब, हाँ, बस उतना याद रखना है और एनर्जी की डिफरेंस की वैल्यूज याद करनी है। हाँ वो एनर्जी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे ना आपकी स्पीड बहुत बढ़ जाती है यस अगर आपको एनर्जी की वैल्यूज याद हो, ठीक है, तो ये याद रखना है। हाँ यस, मतलब बाद में आफ्टरवर्ड्स पता चलता है कि हाँ ऐसा करना था, समझ जाता है पर लेकिन हाँ, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आपको रिवाइज करते रहना है। वैसी बात है, कई लोग कह रहे हैं कि सर रिवाइज करना पड़ता है, तो यस ये हैबिट है, ये बनानी है, मतलब करना पड़ता नहीं है, ये हैबिट आपको बनानी है। अगर आप रिवाइज करना छोड़ दोगे तो आप समझ जाओ कि आपकी नॉलेज धीरे 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 डिग्रेड होने लग जाएगी, ठीक है। तो ये रिवाइज करने की हैबिट पक्का बनानी है और उसी दिन बनानी है, ठीक है। धीरे धीरे आपको जस्ट आसान लगने लग जाएगी। तो अब मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर देखता हूँ, बहुत सारे लोगों ने बोला है। तो देखो इसमें ना अगर हम सिस्टमेटिक पैटर्न फॉलो करेंगे तो आसान रहेगा। मतलब सिस्टमेटिक पैटर्न क्या है, मैं बोलूँ कि अच्छे इफ आई एम गोइंग टू से कि 5 से मैं पहले सोचूंगा कि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन 1 में चले गए, फिर 5 से कहाँ जा सकते हैं, 4 में जा सकते हैं, सॉरी 2 में जा सकते हैं, फिर 5 से ये लेट्स से 3 में जा सकता है और 5 से 4 में जा सकता है, राइट, ठीक है। अब मान लो इलेक्ट्रॉन 4 में पहुंच चुके हैं, 5 से सब्जेक्ट सारे ट्रांजिशन हो चुके हैं, राइट, 5 से 1, 5 से 2, 5 से 3, 5 से 4, दिस इज द ओनली लेट्स से डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी यू कैन गेट, है ना। क्योंकि एनर्जी की वैल्यू हमें लिखने की जरूरत नहीं है, बट वी कैन अंडरस्टैंड दीज आर गोइंग टू हैव डिफरेंट एनर्जीज। यस, इलेक्ट्रॉन मान लो 4 में है, 4 से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा सकता है, 1 में डायरेक्टली जंप कर सकता है ना। 4 से लेट्स से 2 में जा सकता है, एंड 4 से लेट्स से, है ना, इट इज गोइंग टू गो टू 3। सिस्टमेटिक हम फॉलो कर रहे हैं, है ना। 4 से जितने भी पॉसिबल ट्रांजिशन थे हो गए, कहाँ पहुंच गए, 3 में पहुंच गए। 3 से कहाँ जा सकता है इलेक्ट्रॉन, 1 में जा सकता है, और 3 से कहाँ से जा सकता है, 2 में जा सकता है। 3 से भी जितने पॉसिबल ट्रांजिशन थे हो गए, एंड फिर बचा n इक्वल्स टू 2, और n इक्वल्स टू 2 से केवल एक ही ट्रांजिशन पॉसिबल है, इट इज 2 to 1। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हो गए, इफ यू आर गोइंग टू सी टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स, over here you can say 4 plus 3 plus 2 plus 1 that is 10, ठीक है। ये एक सिस्टमैटिक पैटर्न है, ठीक है। अब कई लोगों ने मान लो इस तरह से सॉल्व किया होगा, कि जैसे मैं इन फोटॉन्स को नंबर दे देता हूँ, let's I will give this is 1, this is 2, 3, this is 4, this is 5, 6, 8, this is 9 and this is 10। कई लोगों ने इस तरह से सॉल्व किया होगा, लेट्स सी उनकी बात समझ लेते हैं, है ना। इन्होंने ऐसे सॉल्व किया, उनमें रिपीटिशन आए होंगे, एंड यू हैव टू कट द रिपीटिशन, n इक्वल्स टू 4, है ना। ये कुछ लोगों ने क्या किया होगा, they would have think कि मान लो ये n इक्वल्स टू 5 में गया, 5 से फिर 4 में गया, 4 से फिर 3 में गया, है ना, और 3 से फिर सॉरी 2 से फिर 1 में गया, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, हमेशा लिखा होगा। फिर किसी ने लिखा होगा 5 से 4 गया, राइट, लेट्स से 4 से 3 चला गया, सॉरी 4 से 2 चला गया, राइट, फिर लेट्स से 2 से ये 1 चला गया, है ना। दे हैव रिटन द पॉसिबिलिटीज। फिर किसी ने लिखा होगा नहीं n इक्वल्स टू 5 में गया होगा, फिर 5 से 4 गया होगा, लेट्स से, एंड 4 से सॉरी 5 से 4, 4 से 3 के बाद सीधे ऐसे जंप कर गया होगा। दे वुड हैव रिटन लाइक दिस, ऐसे ऐसे उन्होंने ट्राई किया होगा, राइट। उसमें क्या हुआ, ये जो फोटोन है, ये वाला फोटोन ये रिपीटिशन में है, और फिर ये वाला फोटोन है ये रिपीटिशन में, ये सेम है ना, मान लो आप n इक्वल्स टू 4 तक गए, 4 से फिर आपने 3 में डायरेक्ट चले गए, या फिर 4 से 2 चले गए, राइट।
तो यहाँ पे ये वाले जो फोटॉन्स थे, जो रिपीटिशन थे, वो आप एलिमिनेट करना भूल गए एंड आपने सब काउंट कर लिया। डिफरेंट एनर्जी के फोटोन नहीं हुए। पहले ही क्वेश्चन क्या गया पूछा गया था, डिफरेंट एनर्जी के फोटॉन्स बताने। सो दैट्स व्हाई द बेटर वे टू, ये इस तरह से लिखो। 5 से क्या कौन कौन से ट्रांजिशन पॉसिबल है? 5 से 1 में पॉसिबल है, 5 से 2 पॉसिबल है, 5 से 3, 5 से 4 के अलावा और कोई पॉसिबल नहीं है। जैसे ही 4 से, राइट। ये जो पैटर्न है इट विल हेल्प यू आउट टू लेट्स से राइट द फॉर्मूला। अगर मान लो ये तो हमने अभी ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये जो लोअर एनर्जी स्टेट है इसको बोलते हैं N1, मैं पहले ही बता चुका था। और ये हायर एनर्जी स्टेट है, इसको बोलते हैं N2, राइट, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ? N2 माइनस N1, राइट, दैट इज डेल्टा एन। वी आर गोइंग टू राइट डेल्टा एन। ये समझ में आ गया? ये नहीं करना है, राइट। मैं पूरा बनाना नहीं चाह रहा हूँ, उसमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा रिपीटिशन है। तो whoever has done like this, उनको रिपीटिशन काटने पड़ेंगे कि अच्छा ये हो गया है ना, ऐसे। Then they have to write and count। ये भाई नोट करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा तो करो ना, टाइम लो ना नोट भाई, दिमाग लगा। वो करना क्या है आपको, तो मैं समझा रहा हूँ उसको समझ के लिखते जाओ। बैठे मत रहो कि पहले मैं समझ लूंगा अब मैं लिखूंगा, सर मुझे टाइम देंगे, तो वो नहीं मिलेगा। फिर तो इतना कंटेंट है, फिर हमें कंटेंट छोटा करना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात? जिन लोगों की स्पीड कम है उनको तो दिक्कत और आएगी, है ना। ये बोलो स्नेहा। Sir, is this number of photons or number of transitions of photons? We are going to say number of different energy photon or different types of photon। ट्रांजिशन तो बहुत सारे हो सकते हैं। But the number of photons will be very high, no? टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स नहीं कह रहे हैं हम, फिर से मैंने बोला डिफरेंट एनर्जी फोटोन बोल रहे हैं। वी आर नॉट सेइंग टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स। Okay, sir. सर आप ये थोड़ा और एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं ये? वो इसमें क्या करना था, आपको पता करना है 5 से 1 में आना है। हमने पहले ये पता कर लिया कि 5 से कितनी पॉसिबिलिटी है। 5 से क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली 1 में आ सकता है, 2 में जा सकता है, 3 में जा सकता है, 4 में जा सकता है। अब मान लो इलेक्ट्रॉन 4 में पहुंच गया, 4 से पॉसिबिलिटी देख ली कहाँ कहाँ जा सकता है। 4 to 1 जा सकता है, 4 to 3 जा सकता है, 4 to 2 जा सकता है, राइट। ऐसे 3 से देख लिया, 3 से पॉसिबिलिटी क्या है, 3 से क्या होगा, 3 से 2, 3 से 1, 2 से पॉसिबिलिटी क्या होगी, 2 से 1, यस। बस। तो फिर सर ये नंबर्स क्या डिनोट करते हैं? टोटल नंबर ऑफ एनर्जी फोटॉन्स आ गए ना भाई। जब ये ट्रांजिशन होगा तो एक डिफरेंट एनर्जी का फोटोन निकलेगा। यस। यहाँ पे ये 4 एनर्जी डिफरेंट एनर्जी के फोटोन हो गए, यहाँ 3 है ये डिफरेंट टाइप की एनर्जी के और ये फोटोन। सब एमिशन ऑफ एनर्जी के वक्त, मतलब ये सब लोग जब ग्राउंड स्टेट में जाते हैं तब हायर स्टेट से। ये इसका मतलब क्या है, ये जो एरो नीचे दिख रहा है इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन ये कहाँ जो से कहाँ जा रहा है? हायर टू लोअर एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन 3 से 2 जा रहा है या फिर 3 से 1 जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, हायर से लोअर जा रहा है, हाँ। है ना। यस। यस। आवेश आगे नहीं जाना है, तुमने अगर पढ़ रखा है देन वेट, ठीक है। नोट डाउन कर लो सब लोग, आगे चले तो बता देना। अब देखो यहाँ पे अगर आप ये फॉर्मूला देखोगे, राइट, so we are going to write there is one more thing, that is delta n। you know what is delta n? Delta n is nothing but n2 minus n1, which is nothing but
5 minus 1 you are going to say 4. अगर आप ध्यान से ये फॉर्मूला देखोगे तो यहाँ फॉर्मूला क्या हो गया आपका, है ना? इफ यू हैव टू राइट द फॉर्मूला, लेट्स से फॉर्मूला इज नथिंग बट 1 plus 2 plus 3 2 डेल्टा एन हम लिखेंगे, कोई डेल्टा एन होगा, है ना? फॉर्मूला हो गया, राइट? अगर मान लो डेल्टा एन की वैल्यू 2 आ जाती है ना, जैसे पिछले वाले केस में था, यहाँ पे डेल्टा एन की वैल्यू क्या है, 3 minus 1 2 है, हमने यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फोटॉन्स कितने हो जाते हैं, 1 plus 2 3, ठीक है? अगर डेल्टा एन की वैल्यू 3 आ जाएगी तो कितने हो जाएंगे, 1 plus 2 plus 3 6. अब ये डेल्टा एन इसी के लिए भी है, जैसे मान लो कभी ऐसा भी बोला जा सकता है कि मान लो इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांजिशन कर रहा है, सुनना ध्यान से, इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांजिशन कर रहा है n इक्वल्स टू 3 से, सॉरी n इक्वल्स टू 4 से n इक्वल्स टू 2 तक ना, मान लो 4 से 2 कर रहा है, बस 1 वाला नहीं कर रहा है, 4 से 2 कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे, 4 से 3 जा सकता है, 4 से 2 जा सकता है और 3 से 2 जा सकता है, बस कितने आ गए, 3. ये फॉर्मूला इसलिए भी आसान है कि आपको हमेशा ये नहीं सोचना है कि ग्राउंड स्टेट तक ही जाना है, किसी भी दो एनर्जी के बीच में अगर आपको टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स देखने हैं तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो. यहाँ पे आपकी डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आई, 2, यू विल से 1 plus 2 दैट इज 3. कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे, अगर 4 से 2 के बीच में जा रहा है तो टोटल आर गोइंग टू बी 3, ठीक है? फॉर्मूला क्या हो गया, 1 plus 2 plus 3 2 डेल्टा एन. इतनी बात समझ में आ रही है? अब ये एक तरह से अर्थमेटिक, लेट्स से जीपी हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, एपी हो गया. इसका मतलब फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है दैट इज नथिंग बट, जैसे आपको 1 से लेके n तक का एडिशन बताना हो, यू आर गोइंग टू से n into n plus 1 by 2, यही होता है ना फॉर्मूला, ठीक है? फर्स्ट 10 डिजिट का सम क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, फर्स्ट 10 डिजिट 10 plus 10 into 11 by 2, यहाँ से 5 55, you are going to say 55. So let's say if I have to write over here, then what we are going to write कि ये कितना हो जाएगा, डेल्टा n into डेल्टा n plus 1 by 2. समझ में आई फॉर्मूला? कोई प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है, इसी फॉर्मूले में अगर, है ना, ये फॉर्मूला आप याद रखो, कई जगह बुक्स में क्या लिखते हैं कि वो n1 की वैल्यू यहाँ 1 डाल देते हैं, राइट? तो देन द फॉर्मूला लुक्स लिटिल बिट डिफरेंट, डू नॉट गेट कंफ्यूज, है ना? अगर मान लो मैं n1 की वैल्यू 1 डाल दूं, n2 की वैल्यू n2 ही रहने दूं, तो ये क्या हो जाएगा, n2 minus 1, ये क्या हो जाएगा, n2 minus 1 plus 1 by 2, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, n2 into n2 minus 1 by 2. तो बुक्स में ये फॉर्मूला होता है तो आपको लगेगा ये -1, राइट? मैंने देखा था यहाँ +1 है. बी केयरफुल, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, डेल्टा एन वी आर टॉकिंग अबाउट, है ना? हम यहाँ पे डेल्टा एन को निकाल रहे हैं. ये फॉर्मूला आप याद रखो, दूसरा वाला फॉर्मूला मत याद रखो, ठीक है? अब अगर मान लो उल्टा, मैंने उल्टा पूछ लिया आपसे, मैंने कहा कि अगर मान लो एक ट्रांजिशन है, सुन लेना बहुत ध्यान से और फिर आपको आंसर बताना, कोई ट्रांजिशन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट में आ रहा है एंड इट इज गिविंग 15 फोटॉन्स. कितने दे रहा है, 15 फोटॉन्स दे रहा है. जब वो किसी एक्साइटेड स्टेट n से 1 में जा रहा है तो कितने फोटॉन रिलीज कर रहा है, 15. मैंने पूछा बताओ वो एक्साइटेड स्टेट है उसकी वैल्यू क्या होगी, वो कौन सी एक्साइटेड स्टेट होगी. आई हैव आस्क्ड द अपोजिट क्वेश्चन. अभी तक मैंने क्या बताया था, भाई यहाँ से यहाँ जा रहा है तो सॉरी इमिट हो रहा है, मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है तो कितने फोटोन निकलेंगे. यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टा, हमने फोटॉन्स बता दिए एंड दे आर आस्किंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हायर लेट्स से स्टेट, तो कितनी होगी भाई.
एक तरीका तो यही है, आप ऐसे लिख लो, है ना, 1 2 3 4 15 कब आएगा, 1 2 3 4 5, तो आपको डेल्टा एन मिल गया, डेल्टा एन इज नथिंग बट 5, n2 minus 1 is nothing but 5, तो n2 is nothing but 6, ऐसे मिल गया, है ना, आप ऐसे 1 2 3 4 5 करते गए, राइट, आपको मिल गया कि भाई 6 से लेके 1 में जा रहा है, सही है। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ लिख लो, डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1 बाई 2 इज नथिंग बट 15, डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1 इज नथिंग बट 30, 30 का ऐसा आपको लेट्स से 2 डिजिट का ऐसा मल्टीपल देखना है जिनके बीच में डिफरेंस एक ही हो, इनके बीच में डिफरेंस एक ही हो, तो कितना होगा 5 इंटू 6, डेल्टा एन की वैल्यू 5 हो गई। इतनी बातें समझ में आ रही हैं क्या किया हमने? अगर मैंने उल्टा पूछा होता तो, राइट, हाँ भाई बोलो। सर आप इसे एक और बार समझा सकते हो? तो मैंने बोला भाई, क्वेश्चन क्या था, मैं पहले क्वेश्चन समझा, ठीक है। तो व्हाट आई सेड इज कि भाई ऐसा है कि ये किसी इलेक्ट्रॉन जो है वो एक हायर एनर्जी स्टेट में है, कोई भी हायर एनर्जी स्टेट है n, और वहां से वो ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, और बोला गया ये जब ये यहाँ से आ रहा है तो टोटल पॉसिबिलिटीज आर 15 फोटॉन्स, मतलब टोटल 15 टाइप ऑफ डिफरेंट लेट्स से 15 डिफरेंट फोटॉन्स आर गोइंग टू एमिट। ये पूछ रहे हैं कि बताओ ये क्या होगा, ये कहाँ से आ रहा होगा, ठीक है। मुझे पता है टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स आर 15, सो आई कैन से चलो मैं ऐसे लिखूंगा 1 + 2 + 3 प्लस, फिर मैं जोड़ता जाऊंगा 1 + 2 + 3 हो गया 6 + 4 10 + 5 15, तो मैंने कहा अच्छा ये 15 आ गया। तो मतलब क्या है, ये जो लास्ट वाला पार्ट होगा ये क्या होगा, डेल्टा एन, क्योंकि यही फॉर्मूला था 1 + 2 + 3 2 लेके डेल्टा एन तक, ठीक है। डेल्टा एन की वैल्यू आ गई 5, मैंने लिख दिया डेल्टा एन इज नथिंग बट n2 - n1, n1 की वैल्यू 1 है, 5, तो n2 की वैल्यू क्या होगी 6। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा किसी ने फॉर्मूला लिख लिया, डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1/2 नथिंग बट 15, so somebody said कि डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 is going to multiply over here 30, ये 30 हो जाएगा। now you just have to check भाई कौन ये 2 डिजिट है ना, 2 डिजिट का मल्टीपल 30 होना चाहिए, so if you want you can write कि ये कितना हो सकता है 10 into 3 ऐसे, है ना, ये 15 into 2 ऐसे बढ़ाते जाओ, राइट, so then you will be able to get 5 into 6, राइट, इनमें एक का डिफरेंस है, डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, बस n2 - 1 is nothing but 5, n2 is nothing but 6, so whatever way you want to write you can write, कि ये आसान लग रहा है ना, लेकिन बड़ी वैल्यू होंगी तो ये आसान हो जाएगा फिर, है ना, ऐसे सम कितना करते जाओगे, राइट। n1 denotes to lower energy state and n2 denotes to higher energy state। कहाँ पढ़ाया था, रिडवर्क कांस्टेंट वाला फॉर्मूला बता रहे थे, लैम्डा वाला, ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया। तो एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, है ना, लेट्स सी, कुछ और भी बताना पड़ेगा इन क्वेश्चन से पहले, चलो एक और चीज बताते हैं, स्पेक्ट्रम चलो स्टार्ट कर लेते हैं। यस रेशिका। Sir, delta n is basically n2 minus n1, and if we use the formula n2 minus n1 into n2 minus n1 plus 1, which is the formula upon 2. So, sir, if we calculate it, we get n2 minus n1 into n2, right, upon 2. So if we like if we split the middle term and calculate it in that way, we get two answers, -5 and 6. So which would be considered here? -5 and 6, Yes. तो -5 क्यों आएगा? Sir, n2 minus n1, it is going to the ground state, right?
So n2 minus n1, which is n2 minus 1 bracket, and the another bracket would be n2 minus 1 plus 1, which is the formula, upon 2. ये कट गया राइट, सॉरी ये कट गया राइट, ये हो गया n2 minus 1 by 2 is equals to 30, sorry 15. So you will say Yes, n2 into n2 minus 1 is nothing but 30. 30. ये बात तो नेगेटिव तो आंसर हो नहीं सकता राइट. So anyway, so you can say n2 into n2 minus 1 is nothing but 5 into 6, or you were taking minus 5 into minus 6 right. इससे आ रहा है तुम्हारा आंसर. Minus 5 and plus 6. Positive 6. अरे ये तो 5 into 6 ही होगा ना, ये वाला नहीं वैल्यू लेना है, minus 5 into minus 6. आपका आंसर माइनस वाला इससे आ रहा है, आप ये ले रहे हो है ना, तो n2 is nothing but है ना. Okay, so we have to like assume the value of. अज्यूम क्यों है, मैथमेटिक्स थोड़ी ना है ये यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू भी आएगी. So you said both the terms we have to get the answer 30, right? 30 कैसे आएगा बताओ. अच्छा प्लस 5 into minus 6 आएगा क्या 30? No, sir. I said the 5 minus 5 and 6 are the two values of n2 when we calculated. अच्छा ठीक है चलो ओके, कैसे आया बताओ. Sir, see n2. ये ठीक है ना ये. हाँ ये ठीक है. And the RHS is 30. Then we open the brackets, n2 square minus n2 right, then minus 30 is equals to 0. Yes. So we Linear split solve the quadratic right. Yes. तो मैं वही तो कह रहा हूँ, मैंने भी तो यही किया है. मैंने बोला है कि भाई 30, इसी बात को तुमने ये क्वाड्रेटिक सॉल्व किया, मैंने कहा 30 को दो तरह से लिख सकते हैं. एक लिख सकते हैं 5 into 6, ये लिख सकते हैं minus 5 into minus 6. Yes. है ना. अगर आप minus 5 into minus 6 से सॉल्व करोगे तो आपका n2 की वैल्यू minus 5 आएगी, यही तो मैं कह रहा हूँ. लेकिन मैं माइनस वैल्यू नहीं लूंगा ना, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. Yes, sir, got it. Negative value we don't have to consider. हाँ Okay. चलो ठीक है भाई. तो ओनली पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव ही लेना है भाई, इसमें कोई मतलब दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रखना है, पॉजिटिव. ठीक है. अब एक्चुअली मुझे नेक्स्ट स्टार्ट करना है स्पेक्ट्रम, तो मैं थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देता हूँ. स्पेक्ट्रम का मतलब कुछ नहीं है, केवल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वेवलेंथ. जैसे आप अगर प्रिज्म में कोई लाइट डालोगे, इफ यू आर गोइंग टू पुट व्हाइट लाइट, then it is going to let's say spread into different color right, photographic grade let's say, और कहीं पे भी आप डाल रहे हो तो आपको अलग अलग ये कलर दिख रहे हैं. So this let's say splitting or you can say spreading of white light into different wavelengths, that is nothing but called, this is nothing but called spectrum. ठीक है. कोई भी लाइट है उसको हमने एक प्रिज्म टाइप का लेट्स से प्रिज्म या फिर अलग अलग तरह के स्प्लिटिंग के लिए हम यूज करते हैं डिवाइसेस, उस पर डाला, देन दे आर गोइंग टू स्प्लिट ऑल द एनर्जी, है ना. व्हाइट लाइट जो भी लाइट है उसको पूरा स्प्लिट कर देगा. ठीक है. और जो आपको यहाँ मिलेगा दैट पैटर्न इज नथिंग बट स्पेक्ट्रम. डिफरेंट लाइट्स को हमने स्प्लिट कर दिया है, जो पूरी लाइट थी उसको डिफरेंट वेवलेंथ में हमने स्प्लिट कर दिया है. ठीक है. इसमें दो तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं मेनली, वैसे तो बहुत सारे होते हैं. तो इट डिपेंड्स ऑन कि विच टाइप वी आर कंसिडरिंग इज. हम लेट्स से कह रहे हैं कि स्पेक्ट्रम्स आर ऑफ टू टाइप. एक होता है इमिशन स्पेक्ट्रम, ये क्या है ये समझा दें, और एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. ठीक है. तो
इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम नाम से ही समझ में आ रहा है कि कहीं पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है और कहीं पे इमिशन हो रहा है, ठीक है। ये यूज कहाँ होता है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे अगर मान लो हमने जैसे सैंपल लिया कहीं से, है ना, 10 सैंपल लिया एंड वी वांट टू चेक कि बताओ भाई इसमें कौन कौन से मेटल आयन, मेटल एटम प्रेजेंट है। मान लो कोई 10 सैंपल ले लिया आपने, ठीक है। ये यूज होता है मेटलर्जी में। कहीं पे भी किसी जगह हम माइंस की बात करते हैं तो वहां पे पहले उसका जो भी है ना सैंपल देखते हैं और कलेक्ट करके फिर देखते हैं सैंड सैंपल में कि भाई क्या क्या इसमें प्रेजेंट है, कितना आयरन है, क्या यहाँ पे माइनिंग करके यूज करना, मेटलर्जी में यूज करना सही बेनिफिशियल रहेगा या नहीं रहेगा, सही है ना। अब ऐसा है कि हम हर जगह से थोड़ा थोड़ा सैंपल लेते हैं और उसको चेक करते हैं। ये चेक करने के लिए क्या करते हैं, वो जो भी आपका 10 मड है, सैंड है, जो भी है, उसको हम HCl में डाइजेस्ट, मतलब HCl एक्वा रेजिया में डाइजेस्ट करा लेते हैं। तो मतलब जो भी मेटल्स होंगे वो सब सॉल्युबल हो जाएंगे, एक ऐसा सॉल्यूशन मिल गया सॉल्युबल, ठीक है। अब उस सॉल्युबल सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप की एनर्जी के, मतलब जो हमें पता है ऑलरेडी, हमारे पास एनर्जी सोर्स है, उससे हम एनर्जी के फोटोन डालेंगे सो दैट वी नो द एनर्जी ऑफ फॉलिंग लेट्स से लाइट जो उस पे गिरने वाली है, ठीक है। लेट्स से अगर मान लो अभी जो से बता रहा हूँ, जो भी सैंड था, है ना, इसको डाइजेस्ट करा के लिक्विड स्टेट में लेके आ गए और लिक्विड को और हीट करके वेपर में कन्वर्ट कर दिया, है ना। यहाँ पे जो मेटल्स जो भी थे वो पानी के साथ ऐसे आयन वेपर फॉर्म में, ठीक है, या फिर और हीट करके गैसेस फॉर्म में, वेपर भी छोड़ो, गैसेस फॉर्म में लेके आ गए, है ना। You have heated, so now let's say all these ions are going to be in gaseous form. अब क्या हुआ, हमने इस पे नॉन एनर्जी की लाइट डाली, है ना, एक वेवलेंथ की रेंज, लेट्स से अज्यूम कि मुझे पता है मैंने 4000 एंगस्ट्रॉम से 5000 एंगस्ट्रॉम की लाइट डाली है, दिस इज फिक्स, ये लाइट डाली। ये लाइट डालेंगे तो क्या होगा, जो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जो ये लेट्स से आयंस हैं, दोज आर गोइंग टू, लेट्स से Fe का 2+ आयन है ना, अदर लेट्स से कैल्शियम 2+ है, ये सब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और अपनी एनर्जी के डिफरेंस के हिसाब से एक्साइट होंगे, ये बात है ना। मतलब जो भी इनकी स्टेट होगी उसके हिसाब से ना एक्साइट होंगे, क्योंकि हर लेट्स से एलिमेंट में जो एनर्जी का स्टेट है वो, या फिर बोलना चाहिए जो एनर्जी का डिफरेंस है वो अलग अलग है, डिपेंड्स ऑन जेड वैल्यू। अभी हमने देखा था जैसे बोर मॉडल में जो बोर ने बात बोली ना, एनर्जी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट्स, अगर आप ध्यान करो ना, इसको और थोड़ा रिलेट करना चाहूंगा मैं, अंत में आपने वो पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी, मोजलेस का एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे बताते हैं, है ना, और वो ये कंक्लूजन पे कैसे आए थे कि ये जो एक्सरे निकल रही है वो जो है उसकी एनर्जी जो है फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर है। बात समझ आ रही है, बात थोड़ी गहरी हो गई है ना शायद। जो मैं बस इतना कहना चाहूंगा, जो एनर्जी स्टेट्स हैं वो आपके एटॉमिक नंबर के हिसाब से आते हैं, राइट। उनका डिफरेंस भी क्या होगा, एटॉमिक नंबर के हिसाब से होगा, राइट, ठीक है, वो एटॉमिक नंबर के प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर आपको यहाँ पे क्या हुआ, आपको जैसे मान लो आयरन है, तो आयरन के जो एनर्जी डिफरेंस होगा एनर्जी स्टेट में वो डिफरेंट होगा कैल्शियम से। हो सकता है एक आध कॉमन हो, लेकिन जो डिफरेंट टाइप की एनर्जी का डेटा अगर हम डालेंगे तो वो एक आध मैच कर सकता है, सारे मैच नहीं करेंगे, है ना। को लेट्स से मैं कह रहा हूँ कि मान लो जैसे अभी हम हाइड्रोजन और हीलियम की बात करें, है ना, हीलियम आयन की, जस्ट सिंपल हाइड्रोजन में एनर्जी डिफरेंस क्या है, 10.2, फिर है 1.89, राइट, फिर लेट्स से लाइक दिस, इसको और करते जाएंगे तो 1.51 ऐसे करके, राइट। हीलियम में कितना है, हीलियम में है 40.8, राइट, फिर आप लिखते जाओगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.89 का 77 पॉइंट, मतलब इसको मल्टीप्लाई बाई 4 कर लो, जैसे 1.51 का, राइट। तो कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है आगे आने पे जो मैच कर जाए, है ना, एक आध ऐसी एनर्जी की वैल्यू हो सकती है जो मैच कर जाए दोनों में, राइट।
बट सारी की सारी एनर्जी वैल्यू मैच कर जाएंगी तो नहीं, सारी की सारी एनर्जी वैल्यू मैच नहीं करेंगे। जैसे हाँ यहाँ पे मैं ये दिखा सकता हूँ, अब यहाँ में हाइड्रोजन और हीलियम के लिए लेट्स से बात करते हैं तो -13.6 और ये है -3.4। ये जो 10.2 का डिफरेंस है हाइड्रोजन के लिए वो 2 से 1 है। हीलियम के लिए ये 10.2 का डिफरेंस कब आता है, ये होता है -13.6 इंटू 4 होता है -13.6 -13.6 इंटू 4/9 और फिर ये हो जाता है n=4 अगर ले लेंगे तो -13.6 इंटू let's say 4/16 which is nothing but -13.6/4। जो 4 से लेके 2 का डिफरेंस है वो कितना आ जाता है 10.2। आई एम सेइंग कि मान लो दो, ऐसा हो सकता है दो एलिमेंट्स के लिए है ना एनर्जी स्टेट्स की वैल्यू है वो एक आध मैच कर सकती है, लेकिन सारी की सारी अगर हम डिफरेंट डेटा ले रहे हैं सारी की सारी एनर्जी स्टेट मैच नहीं करेंगी, तो हमारे सॉफ्टवेयर में फिल होता है ये वाली एनर्जी स्टेट्स हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो नॉन एनर्जी की हमने वेवलेंथ छोड़ी, इसमें क्या होगा, कुछ एनर्जी की वेवलेंथ क्या हो जाएंगी, एब्जॉर्ब हो जाएंगी। आयरन जो है या फिर जो भी कैल्शियम है, जो भी मेटल आयन प्रेजेंट है वो अपने हिसाब से एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, जब तक हम ये लाइट गिरा रहे हैं तब तक हमने स्विच ऑन कर रखा हुआ है। ठीक है, राइट, हमारा स्विच ऑन है। स्विच ऑन होने का मतलब ये है कि ये सारी लाइट पास ऑन होते हुए प्रिज्म पे गिर रही है ना। ये हमें पता है कि हमने 4000 से 5000 एंगस्ट्रॉम तक की एनर्जी दी है और ये सारी लाइट तक, ये लाइट इस पे पास ऑन हो रही है, गिर रही है, तब तक ये प्रिज्म पे ऐसे मान लो ये शटर लगा हुआ है बीच में, तब तक ये खुला हुआ है, ये सारी लाइट ना इस पे गिर रही है। जो लाइट एब्जॉर्ब हो चुकी है, जो लाइट का फोटोन एब्जॉर्ब हो चुका है वो तो गिरेगा नहीं, वो तो ऑलरेडी एब्जॉर्ब बाय आयरन कैल्शियम। कुछ लाइट ऐसी होगी जो एब्जॉर्ब हो चुकी होगी एंड दैट्स व्हाई वो प्रिज्म पे नहीं गिरेगी। जैसे ही हमने यहाँ स्विच बंद किया है ना लाइट का, लाइट सोर्स का, वैसे ही हमने ये शटर बंद कर दिया। नाउ ये एब्जॉर्प्शन अब खत्म हो चुका है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, जितनी भी ये लाइट गिरी थी उसको मैं फोटोग्राफिक प्लेट पे डाल के देख लूंगा। फोटोग्राफिक प्लेट पे मुझे क्या मिलेगा, कुछ लाइट्स मिलेंगी और कुछ जगह पे ये खाली है ना स्पेस मिलेंगे, जो लाइट एब्जॉर्ब हो चुकी है वो एब्सेंट मिलेंगी। जो लाइट एब्सेंट मिलेंगी उनकी हम वेवलेंथ नोट डाउन कर लेंगे, उन वेवलेंथ के हिसाब से एनर्जी नोट डाउन कर लेंगे और उस एनर्जी को है ना सॉफ्टवेयर में डाल देंगे। हमारी ये मान लो हमारी ये वैल्यूज हमें मिली हैं। ठीक है, उन वैल्यूज को हम क्या करेंगे, मैच कराएंगे अपने सॉफ्टवेयर डेटा से। राइट, वो पता करेगा अच्छा ये वाली एनर्जी मिल रही है, ये सारी एनर्जी मिल रही है, इसका मतलब ये मेटल आयन इसमें प्रेजेंट है, ये वाला मेटल आयन प्रेजेंट है। समझ में आई मेरी बात? इतनी बातें समझा रहा हूँ। एब्जॉर्प्शन का मतलब सिंपल इतना है कि एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। कौन सी एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ऐसी एनर्जी जिसकी वेवलेंथ हम ऑलरेडी हम सेट कर रहे हैं, मतलब हमें नोन वेवलेंथ पता है, राइट, एंड दैट नोन वेवलेंथ की एनर्जी को हम लेट्स से उस सैंपल पे डाल रहे हैं। क्या होगा, एनर्जी के डिफरेंस के हिसाब से फोटोन एब्जॉर्ब हो जाएगा, बाकी सारे फोटोन एब्जॉर्ब नहीं होंगे, इंटरेक्ट नहीं करेंगे। उस सारे फोटोन्स, उस सारी लाइट को हमने प्रिज्म पे डाला और प्रिज्म पे डाल के वो क्या करेगा, वो सारी वेवलेंथ में तोड़ देगा अलग अलग। नाउ वी विल सी दैट फोटोग्राफिक प्लेट जिस पे ये हमें डिफरेंट वेवलेंथ मिली, वहां पे हम देखेंगे कि कौन सी वाली लाइट गायब हो गई है ना। हमने इतनी सारी वेवलेंथ छोड़ी थी, उसमें कौन सी वाली वेवलेंथ गायब हो गई है। जो वेवलेंथ गायब हो गई है उसको हम डालेंगे सॉफ्टवेयर में, हम मैच करेंगे कि कौन सा वाला मेटल यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है। समझ में आया क्वालिटेटिव एनालिसिस? बात समझ में आ गई तो सही है। तो ठीक है, तो ये तो है जनरल आपका एप्लीकेशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का। इमिशन में क्या करते हैं, राइट, ठीक है, इमिशन में हम करते हैं कि कोई नॉन वेवलेंथ का, राइट, फोटो मतलब लाइट सोर्स ना लेके रेंडमली एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डिफरेंट लेट्स से अगर मान लो डिफरेंट मेटल आयन प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, बस उन्हें एनर्जी दे देंगे। ठीक है, उनको खूब सारी एनर्जी दे दी, उससे क्या होगा, सब एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएंगे। जब तक एनर्जी दे रहे हैं, राइट, तब तक वो एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं। द मोमेंट वी हैव स्विच ऑफ, है ना, एनर्जी देना बंद किया, वैसे ही वो शटर ऑन कर दिया।
अब क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन अपनी एक्साइटेड स्टेट से नीचे जाना चालू करेंगे, है ना, अब एनर्जी तो मिल नहीं रही है। व्हाट विल हैपन, इलेक्ट्रॉन आर गोइंग टू डी एक्साइट, वो अपने अपने ग्राउंड स्टेट की तरफ आना चालू करेंगे। क्या करेंगे, फोटोन छोड़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी के फोटोन। उन फोटोन्स को फिर से हम फोटोग्राफिक प्लेट पे ले लेंगे और देखेंगे कि कौन से फोटोन लाइंस मिल रही है हमें। जो भी फोटो लाइंस मिल रही है उनको हम डेटा में डाल देंगे कि भाई ये वाली फोटो लाइंस हमें मिली है, मैच करा लेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा वाला मेटल अच्छे प्रेजेंट है, राइट। अच्छा, ये भी पता चल जाएगा अगर मान लो एक ही तरह की लाइन के फोटोन ज्यादा मिल रहे हैं, उससे क्वांटिटी भी मिलती है हमें, है ना, राइट। जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उन्हीं के हिसाब से नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड होंगे, राइट। अगर किसी पर्टिकुलर एनर्जी के फोटॉन ज्यादा हैं तो मतलब है उनकी उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। पहले वाले में केवल क्वालिटी मिल रही थी, मतलब कौन कौन से आयंस प्रेजेंट है। दूसरे वाले में आपको क्वांटिटी भी मिल सकती है ना। जिस तरह के फोटॉन्स ज्यादा होंगे उस तरह का एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा, उस तरह का एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा, मतलब उस तरह के एटम्स ज्यादा होंगे सैंपल में। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट बेसिक आइडिया समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यू आर गोइंग टू चेक कि यार टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने मिले और उसमें फिर हमें लेट्स से पर्टिकुलर एनर्जी के फोटॉन्स कितने मिले, देन यू कैन गेट सम आइडिया, इससे हमें पता चलता है कितना परसेंटेज है, ठीक है। तो इमिशन और एब्जॉर्प्शन का जो बेसिक मीनिंग वही यही है। इमिशन का मतलब है एनर्जी की लाइट्स निकलेंगी, एब्जॉर्प्शन का मतलब है एक पर्टिकुलर एनर्जी की लाइट एब्जॉर्ब करेंगी, एंड वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई। होता क्या है, तो ये इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, ये डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है, जैसे अगर हम प्रिज्म की बात करें, ये सब आपको पढ़ना है ना, रीड करके आना, अभी मैं बस समझा दे रहा हूँ। जब हम प्रिज्म की बात करें, उस पर लाइट गिरती है तो हमें कंटिन्यूअस बिना ब्रेक हुए सारे कलर एक साथ मिलते हैं, राइट, दैट इज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। यहाँ पे क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में अगर हमने 4000 से 5000 एंगस्ट्रॉम की लाइट छोड़ी तो हमें सब लाइट मिल रही है, बस कुछ जगह पे एक लाइन गायब है, फिर सारी लाइट्स मिल रही है, फिर एक लाइन गायब है, फिर सारी लाइट्स मिल रही है, फिर पता चला एक लाइन गायब है, ऐसे, है ना। ये टूट टूट के लाइन मिल रहा है। इसको क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है। और क्या बोलेंगे, ये फिर क्या बना रहा है, बैंड टाइप बना रहा है ना। लगातार हमें बहुत सारी लाइंस मिल रही है, फिर उसके बाद एक नहीं मिल रही है, फिर लगातार मिल रही है ना, फिर एक नहीं मिल रही है, तो जिसका मतलब क्या होगा, बैंड क्रिएट हो रहा है, तो बोलेंगे बैंड स्पेक्ट्रम, ठीक है। अगर राइट, इमिशन में क्या होता है, इमिशंस में आपको डिफरेंट डिफरेंट फोटॉन्स की लाइंस मिल रही हैं, ठीक है। लाइन के बीच में डिफरेंस होगा, एनर्जी का डिफरेंस, अलग अलग वेवलेंथ होगी, राइट। इसलिए ये क्या हो गया, लाइन स्पेक्ट्रम। जनरली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बैंड होता है, बट ऐसा नहीं है कि एब्जॉर्प्शन लाइन नहीं हो सकता, लाइन भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपको सारी की सारी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी अगर एब्जॉर्ब हो गई, केवल लाइन ही बस, है ना, तो आपने लाइट छोड़ी तो ज्यादातर फोटॉन्स एब्जॉर्ब हो गए और केवल लाइन ही एक दो मिली, तो फिर आपको क्या हो जाएगा, वो लाइन स्पेक्ट्रम हो जाएगा। बट लाइन और बैंड का मतलब क्या है कि अगर कंटिन्यूअस आपको खूब सारी लाइन एक साथ मिल रही तो वो बैंड हो गया, और इंडिविजुअल लाइंस मिल रही तो लाइन हो गई। कैसे पता चलता है, फोटोग्राफिक प्लेट अगर ध्यान से नेगेटिव आपको याद हो या आपने पुराना फोटो देखा हो, तो उसमें जहां पे कलर गिरता है वो ब्राइट हो जाता है ना। अगर आप देखोगे तो वो ब्राइट कलर रहता है ना, और जहाँ पे आपका डेवलप नहीं होता है वो ब्लैक ही रहता है। वही है, जहां जहां लाइट गिरेगी उस फोटोग्राफिक प्लेट पे वो ब्राइट होता जाएगा, जहां जहां पे लाइट नहीं गिरेगी, है ना, जिस वेवलेंथ की लाइट मिसिंग होगी वो फिर डार्क ही रह जाएगा। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा, अच्छा ये पूरा मुझे ऐसे वाली वेवलेंथ गायब है, ऐसा करके समझ में आया। ये थोड़े से स्लाइटली बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, और हाउ वी आर गोइंग टू यूज दीज एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रम टू आइडेंटिफाई डिफरेंट मेटल आयंस। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी, इस पूरी चीज को बोलते हैं, मशीन जो करती है उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, वो यही नापती है बैठ के, स्पेक्ट्रोस्कोपी और स्पेक्ट्रोस्कोप। हो सकता है ये टर्म आपने सुन रखी हो। यस विलास, बोलो भाई क्या डाउट है। सर आपने कुछ लाइन स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम बोला था, मुझे वो नहीं समझा। देखो भाई, बैंड का मतलब क्या है, कंटिन्यूअस अभी लाइंस मिलती आपने जा रही है, हेलो, तो कंटिन्यूअस लाइंस मिलती जा रही है, तो वो पूरा अगर देखेंगे तो वो एक बैंड जैसा दिखेगा,
ठीक है, बैंड स्पेक्ट्रम बोलने लग गए, केवल इंडिविजुअल लाइंस मिल रही हैं, तो क्या हो गया, वो लाइन स्पेक्ट्रम हो गया। यस ऐसा था। सर तो फिर वो जो एम्प्टी स्पेस होता है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना एब्जॉर्ब हुआ है वो रिप्रेजेंट करता है ना? नहीं, जहाँ पे खाली होगा वो ये बताएगा ये वाली वेवलेंथ गायब है बस। ओके सर। ये तो आज के लिए इतना, थोड़ा स्पेक्ट्रम आपको पढ़ना है, अपनी बुकलेट से पढ़ लेना, ठीक है। स्पेक्ट्रम क्या होता है मैंने अभी बस हाईलाइट दिए, नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट स्पेक्ट्रम एंड देन वी विल टॉक अबाउट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है।